नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिस्की क्राइम न्यूज पर। आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे जो रिश्तों की मासूमियत को कलंकित करती है। यह कहानी आगरा के नया पुल की है, जहां एक मां ने अपनी ही औलाद की हत्या करवा दी और इसका कारण था उसकी अवैध संबंध। यह घटना सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसने उस पुरानी कहावत को पूरी तरह से झुठला दिया है जिसमें कहा जाता है पूत कपूत भले हो जाए लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। आगरा के नया पुल से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनने के बाद वहां के लोग तो अचंभित और आश्चर्यचकित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में जिसने भी यह खबर देखी, सुनी और पढ़ी, उसके भी होश उड़ गए। आज हम ये पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। आखिर किस तरीके से एक स्त्री ने, एक पत्नी ने अपने अवैध संबंध के कारण अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। बेटे की उम्र महज 8 साल थी। बेटा इतना प्यारा था जिसे देखने के बाद आपके दिल में भी शायद एक बार उसके लिए मोहब्बत हो जाए। बेटे का नाम रौनक था, उसके पिता का नाम कर्ण, मां का नाम यशोदा और उसके देवर का नाम भानु सिंह था। पति यानी कर्ण, यानी उस जिस बेटे को मारा गया, उसका पिता वह सूरत में किसी कंपनी में काम करता था। वहां से उसका आगरा आना जाना लगा रहता था, लेकिन उसे पता नहीं कि 4 से 5 साल पहले जब बेटी अपनी पत्नी को छोड़कर गया था काम करने के लिए, उसी वक्त से उसकी पत्नी उसके ही भाई के साथ मिलकर उसे इतना गहरा धोखा दे रही थी जो आमतौर पर जिंदगी में भगवान किसी को ना दे। यशोदा के अवैध संबंध उसके ही देवर भानु सिंह के साथ हो चुके थे। पहले शुरुआत में यह लोग आपस में बातें करते थे, गपशप करते थे, और उसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के दौरान ही कुछ ऐसा होता है जिसके बाद यह दोनों एक अवैध संबंध के रिश्ते में जुड़ जाते हैं। अक्सर जब रौनक अपने स्कूल जाता है, बाहर घूमता टहलता है, किसी बहाने ये लोग उसे बाहर भेज देते हैं और फिर खुद गुलछर्रे उड़ाते हैं, रंगरेलियां मनाते हैं। इन्हें लगता है कि यह रिश्ता इनका ऐसे ही चलता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह कहानी यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि जब करवा चौथ का व्रत था तो यशोदा ने अपने पति को छोड़कर अपने देवर के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उसके लिए लंबी उम्र की कामना कर रही थी। वह अपने सगे पति को छोड़कर अपने देवर को अपना पति मान रही थी। इन दोनों के कुछ फोटो भी बेटे के मर्डर के बाद मिले, जिन्हें देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि यशोदा अपने पति के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। फिर यह सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। दोनों अक्सर मिला करते हैं क्योंकि घर आसपास ही था और हर बार आमतौर पर उनके साथ इस तरीके के संबंध भी बनते थे। एक दिन रौनक बाहर खेल रहा था। इन लोगों को लगा कि रौनक तो अभी बाहर है और ये अपना काम निपटा लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा, जैसे आमतौर पर होता आया था। लेकिन उस दौरान पति भी घर पर आया हुआ था। पति 29 नवंबर को बाहर मार्केट गया हुआ था। इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने सोचा कि चलो कोई घर पर नहीं है, एक बार मिल लेते हैं। और यहाँ आपत्तिजनक स्थिति में दोनों अपने ही बेटे को दिख गए। यानी रौनक जैसे ही बाहर से खेलता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचता है, चिल्लाते हुए जैसे ही दरवाजा खोलता है और अंदर देखता है तो अंदर का नजारा कुछ और ही था। वो तो ठहरा बच्चा, उसे कुछ ऐसा नहीं पता, लेकिन अब इन दोनों को डर हो जाता है कि यह कहीं ऐसा ना हो कि जाके करण के पास ये सारी बातें बोल दें। अब यशोदा अपने देवर से पूछती है कि मेरे बेटे ने तो सब कुछ देख लिया। तो पहले तो वह बोलता है कि वो बच्चा है, उसे क्या पता। लेकिन फिर यशोदा बोलती है कि वो बच्चा है, लेकिन अगर उसने बता दिया तो सब बना काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर पति को शक होगा और वह मुझे मारेगा, पीटेगा, और आगे हो सकता है तुम्हें भी जेल हो जाए, या फिर जो भी होगा आगे वो, लेकिन भयंकर हो सकता है। अब जो देवर है भानु, उसको भी लगता है कि यह बात सही है और वह सोचता है कि किसी तरीके से बेटे रौनक को मना लिया जाए या फिर उसको ठिकाने ही लगा दे। बहुत कोशिशें करता है उस अपने भतीजे रौनक को टॉफी चॉकलेट दिलाने की और उससे बोलता है कि जो भी तुमने देखा है वो भूल जाना और उसे अपने पिता को मत बताना। वह कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी माँ को टेंशन रहती है कि ठीक तो बोल रहा है, लेकिन बच्चा है, अगर बाद में कुछ ऐसा कर गया तो फिर बवाल हो जाएगा। पति घर लौटता है और उस दिन ये कुछ नहीं ऐसा कर पाते, फिर इन्हें डर रहता है। लेकिन पति फिर किसी काम से बाहर जब जाता है, उसी दौरान यशोदा अपने देवर भानु को बोलती है कि बच्चे को ठिकाने लगा दो। इसके बाद यह दोनों तय करते हैं कि उसका खून कर देंगे। पहले वह किसी चीज को उठाकर भानु, जो बच्चा बाहर गया था, उस पर 2-3 बार वार करता है। वह गिर जाता है, छोटा बच्चा ही था। अगर आप कसकर भी किसी चीज से मार देंगे तो शायद वह बेहोश हो जाए या फिर वही दम तोड़ दे। लेकिन फिर भी रौनक
दी सांसें चल रही होती हैं। यशोदा बाहर सीढ़ियों के पास खड़ी होकर देख रही होती है कि कहीं उसका पति या फिर कोई और ना आ जाए, और वो ताजियान वो कहती है कि जल्दी से उसको ठिकाने लगाओ। फिर देखता है कि भानु की सांसें चल रही हैं। उसके बाद लगातार उसके ऊपर वार पे वार किया गया जब तक कि वह पूरी तरीके से मर नहीं गया। रौनक जब मर जाता है, इन्हें पूरा भरोसा हो जाता है, तो वह वहां गिरे खून को साफ करते हैं। इन्हें लगता है कि अब हमने सफलता हासिल कर लिया, जिसके बाद एक पानी की छोटी सी टंकी रहती है, उसमें ले जाकर वह रौनक के शव को छिपा देते हैं। और फिर यशोदा चिल्लाना शुरू करती है कि मेरा बेटा गायब हो गया, मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। रोती चिल्लाती है जैसे आमतौर पर किसी का वास्तव में बच्चा खो गया हो। इस तरीके से वह रिएक्ट करती है कि लोगों को कुछ पता न लग सके। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं, उसे ढाढ़स बताते हैं कि ठीक है बेटा, मिल जाएगा। तुम्हारा पति भी आता है, कर्ण भी आता है, कहता रो मत, जाने दो, हम खोजते हैं ना बेटा, मिल जाएगा हमारा। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से एक मां नाटक कर रही है कि जैसे उसे उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम, जबकि उसने खुद अपनी आंखों से अपने बेटे का खून करते हुए देखा और उसी खून को साफ भी की थी, केवल एक झूठ और नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए। इसके बाद कहानी जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस को इसकी आशंका पहले से रहती है। 2-3 दिन का समय बीत जाता है, बच्चा नहीं मिलता है। इसी बीच लाश से बदबू आने लगती है। यह बदबू घर तक पहुंचती है। यशोदा अपने देवर को एक बार फिर बोलती है कि उस बेटे की बदबू आ रही है, उसका शव कहीं और फेंक दो। फिर दोनों मिलकर रस्सी के सहारे शव को टंकी से बाहर निकालते हैं और उसको छत से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं और शव को गली में फेंक भी देते हैं। इसके बाद ही कहानी खुलना शुरू हो जाती है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल होती है। उसके बाद उसकी मां यशोदा से पूछताछ होती है। अब कहते हैं ना, अगर आप किसी झूठ को बार बार छुपाने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप जिस झूठ को बोलते हो उस झूठ के लिए आप झूठ का ही सहारा लेते हो और उसी झूठ में आप उस सच को दबाने की कोशिश करते हो। सच हमेशा बाहर आने की ही कोशिश में रहता है। हर बार आपकी थ्योरी एक तरीके की नहीं हो सकती, और इसीलिए क्योंकि वह सच नहीं होता, यही कारण था कि यशोदा अपने ही बोले गए झूठ में फंसती जाती है और उसके बाद पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। फिर दोनों इस राज को उगल देते हैं कि हाँ, हमारे नाजायज संबंध थे। यह जो बच्चा है वो उसके सगे चाचा और उसकी मां द्वारा ही इस घटना को पारित किया गया। चाचा द्वारा जो पूछताछ की गई तो चाचा द्वारा बताया गया कि 29 तारीख की शाम को ही इस बच्चे की जो एक थपकी होती है, कपड़े धोने वाली उस थपकी से इसके सिर में प्रहार करके इसकी मृत्यु कर दी गई थी। 2 दिन तक इसको ऊपर छत पर ही रखा गया था। जब इनको यह लगा कि अब ये लोग उसको ज्यादा नहीं रख पाएंगे और इसकी जो बदबू है उसको ये नहीं छुपा पाएंगे, और घर पे फोर्स लगी हुई थी तो ये लोग उसको निकाल भी नहीं पा रहे थे बाहर फेंकने के लिए, इन्होंने पीछे ही इसको गली में से रख दिया। पूरी जांच के बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया। इस तरीके से यह पूरी कहानी एक नाजायज के भरोसे एक बेटे के कत्ल तक पहुंचती है, और उस कत्ल के बाद पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, जिस बात से दोनों डरते रहते हैं कि हमें जेल हो जाएगी, हमें मारा पीटा जाएगा अगर इस रिश्ते के बारे में किसी को पता चलेगा, और अंत में यही सब कुछ होता है। अब आप सबसे गुजारिश है कि इस कहानी को दूसरों तक जरूर शेयर करें, और मेरी आपसे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि झूठ की जगह पर सच का सहारा लीजिए और जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अब हमें इजाजत दीजिए और कल फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।